friends, once again welcome to VR Coaching. Today's topic is crop production and management. This is lesson number 1 in science of standard 8th. तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या क्या आज स्टडी करने वाले हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिया में क्रॉप्स किस इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं, कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं, कौन से प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करना, इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या है, मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है इरिगेशन के, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है। तो हम लोग ऑलमोस्ट देखते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीज़ें, किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है और किस तरीके से हम क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टिल 10,000 BCE people were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops, and thus agriculture was born. ठीक है। तो सबसे पहले जो है ह्यूमंस जब अर्थ के ऊपर आए, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने फूड सर्च किया, शेल्टर के लिए सर्च करते रहे, प्लेस टू प्लेस यहाँ से वहाँ गए वो। और पहले तो वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वैसे ही खाते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फूड के लिए एनिमल हंट करना शुरू किया, ओके। और इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे, मतलब कि एक तरीके का प्रोसेस ही होता है ये, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, राइट। तो वैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस के सीखने की वजह से ही शुरू हुआ। पहले वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स खाते थे, धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग चीज़ें ढूंढी और फाइनली फिर राइस, वीट और अलग अलग फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने शुरू किए। वहीं से एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए क्रॉप क्या होता है। क्रॉप इज़ अ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और लाइवलीहुड। या फिर देखिए यहाँ पे और एक डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉप। अब हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है वहाँ पर एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। अगर वीट का जो फार्म है तो वहाँ पे वीट ही ग्रो किया जाएगा। राइस का फार्म है तो बहुत ही बड़ा राइस फार्म दिखेगा आपको। तो एक तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर। तो हम उसको बोल सकते हैं कि येस इट इज़ अ क्रॉप। इवन इट कैन बी यूज फॉर प्रॉफिट और इट कैन बी यूज फॉर लाइवलीहुड। अब क्रॉप जो है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। सेरल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स के क्रॉप हो सकते हैं। और क्रॉप जो है इसी वजह से सीज़न के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब इंडिया के अंदर वो किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, तो दो सीजन्स है हमारे, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स जो है वो ऐसे क्रॉप्स या ऐसे प्लांट्स जो हम ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, और उनका पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है जून से लेके सितंबर तक, ठीक है। जून से लेके सितंबर तक इनको ग्रो किया जाता है। दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसके अंदर पैडी, मेज़, सोयाबीन एट्सेट्रा, आप टेक्स्ट बुक के अंदर इसके और एग्जांपल्स भी देख सकते हो। राबी क्रॉप्स क्या है? राबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में ग्रो करने वाले हैं, मतलब वो अक्टूबर से लेके मार्च तक ग्रो होते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड दिया हुआ है। ऐसे क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं, जिसके अंदर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऐसे क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो दो सीजन्स हमने कर लिए, दो कैटेगरीज कर लिए, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। ये इंडिया के अंदर एक्सटेंसिवली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, खरीफ और राबी। अब प्रैक्टिसेस ऑफ
क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस मैंने राइट साइड का कॉलम देखिए, वहाँ पर बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर सोइंग करना मतलब कि जो सीड्स है सो करना, उसके बाद मैन्योर ऐड करना, फर्टिलाइज़र्स, फिर इरिगेट करना उस लैंड को वीड्स से प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारा जो है, ये सारे जो 7 पॉइंट्स दिए हुए, दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं वो डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहला स्टेप है ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब अगर हमको क्रॉप्स ग्रो करने हैं तो सबसे पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉइल को सबसे पहले लूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सॉइल को लूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो सीड हम सो करने वाले हैं, ठीक है, वो अगर हार्ड सरफेस पे लाई करेगी और सॉइल के अंदर जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर सॉइल लूज़ सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा कि वो सीड जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसलिए इसको लूज़ किया जाता है, ताकि जो सीड है वो अच्छी तरीके से अंदर पेनिट्रेट हो, और जब वो ग्रो करना शुरू करे तो उसके रूट्स जो है वो डीप जा सके और एंड ब्रीथ इनटू द सॉइल, ऐसा दिया हुआ है ना। तो कि वाटर कंटेंट भी एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल का लूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या दिया हुआ है देखिए, दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल which further loosens the soil and adds humus to it। okay, ह्यूमस ऐड होना, मॉइस्चर ऐड होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स जो होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं रूट को, अर्थवर्म्स जो है वो मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सॉइल को जो है वो फर्टाइल बनाते हैं अर्थवर्म। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, अगर हम सॉइल को लूज़ नहीं करते तो ये अर्थवर्म या फिर माइक्रोब्स या ह्यूमस ऐड होता ही नहीं है, और इसकी वजह से क्रॉप जो है वो बहुत ही ख़राब ग्रो हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि सॉइल को लूज़ कीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो प्लो दिया हुआ है, प्लफ या प्लो, आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो उसको। These are made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. The main part is called the plough shaft with a handle at one end and other end is placed on the bull's neck. These are being replaced by iron plows now। ठीक है, तो अभी ये जो है ये पुराने, जैसे कि हम बोलते हैं उसको हल। ठीक है, हिंदी में उसका मीनिंग है हल। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो है सॉइल को वो लूज़ करता है। तो ये सॉइल लूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लो। उसके बाद में आ जाते हैं हो पे। इट इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। द बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ठीक है, प्लो एंड हो आर मच लाइक सेम। ठीक है, ये सेम ही है। और थर्ड है, देखते हैं कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लॉफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। दिस सेव्स लेबर एंड टाइम। अब पहले ज़माने में आप देखते थे कि जो फार्मर है, फार्मर के साथ में और 2-3 लोग जो है वो बुल्स के साथ में वो पूरा प्लफ और हो जो है वो पूरा साथ में लेके उसको सॉइल को लूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर अब कल्टीवेटर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स जो है वो डायरेक्टली ट्रैक्टर्स को जोड़ दिया जाता है, मतलब प्लो के जैसा ही होता है, प्लोविंग और हो के जैसा ही है, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रैक्टर को जोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ पर काम भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। ठीक है, लेबर एंड टाइम, इट सेव्स लेबर एंड टाइम। सोइंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो सोइंग है।
कि सोइंग करने से पहले हम लोग अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं, अच्छी वैरायटी के सीड्स जो कि क्लीन और हेल्दी हो, उन सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। अब डैमेज सीड्स जो है वो क्यों सेपरेट किए जाते हैं, देखिए वहाँ पे अभी रीज़न भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग सेपरेट करते हैं उसको। फार्मर्स जो है वो सीड्स को वाटर में डालते हैं, जो डैमेज सीड्स है वो लाइटर होते हैं वेट में, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं, तो वो इजीली हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो फार्मर जो है वो इसी तरीके का मेथड यूज़ करते हैं, और जो ख़राब क्वालिटी के सीड्स है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो सो करने के लिए यूज़ कर दिए जाते हैं। क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं? The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। तो मतलब ट्रेडिशनल टूल्स मतलब ये पुराने ज़माने का है कि फ़नल यूज़ किया जाता था, और फ़नल के अंदर हम लोग फ़नल से 2 या 3 पाइप्स जो है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उसके पिक्चर्स दिए होंगे। तो 2 से 3 पाइप्स होते थे, तो 2 से 3 पाइप्स में से जो शार्प एंड्स है वहाँ से निकल के जो सीड्स है वो सॉइल के अंदर प्लेस कर दिए जाते थे। ओके, मतलब वहाँ से वो सीड जो है वो सॉइल के अंदर गिरने शुरू होते थे। ठीक है, दूसरा मेथड है देखिए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यूज़ किए जाते हैं ट्रैक्टर के हेल्प से। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ एंड एंश्योर्स दैट द सीड गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सो यूज सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये ऑब्वियसली ये थोड़ा मॉडर्न मेथड है, तो इसका काम भी उतना ही एफिशिएंट होगा। तो ट्रैक्टर में ये यूज़ किया जाता है सीड ड्रिल, जो कि प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे सीड को प्लेस करता है। और इसी से फ़ायदा क्या होता है कि जो बर्ड्स है उसको खा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टेंस पे हम लोगों ने सेव करके रखा हुआ है, अंदर सॉइल के अंदर प्लेस हो जाता है वो। ठीक है, तो सीड ड्रिल क्या सेव कर रहा है? टाइम और लेबर सेव कर रहा है। तो मतलब जितने भी अभी मॉडर्न मेथड्स आ गए उसके अंदर लेबर और टाइम ही सेव होता है सबसे ज़्यादा। और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अगर सीड्स होंगे तो इससे क्या होगा कि उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट सनलाइट और वाटर जो है वो सॉइल से मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी देखिए सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमको सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि उनके जो प्लांट है वो उनकी ग्रोथ जो है और भी हेल्दी हो। तो इसलिए हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोग कंटिन्यूस कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का एक ही लैंड के ऊपर, तो उसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो हो जाती है पुअर क्वालिटी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत कम बच जाते हैं। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो है मैन्योर ऐड करते हैं अपने फील्ड्स के अंदर, ताकि वो सॉइल जो है उसके अंदर वापस वो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं हम मैन्योरिंग। अब मैन्योर कैसे ऑब्टेन किया जाता है? हम लोग प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। एनिमल वेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली गोबर जो है हम लोग वो, साथ ही साथ प्लांट और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स, प्लांट के जो लीव्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और इनको डिकम्पोज किया जाता है एक जगह पे। डिकम्पोज होने की वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र जो है वो फार्मर के लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर इसका हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को और लेस फर्टाइल करते जाता है। तो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, क्योंकि वो केमिकली मेड है, नेचुरली नहीं, तो इसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। Irrigation. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season.
अब इरिगेशन मतलब कि हम लोग जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसको रेगुलर वाटर सप्लाई करना, ठीक है, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होगी, ठीक है, सॉइल टू सॉइल भी डिफरेंट होगी। हर सीज़न में अलग अलग तरीके से ही हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, अलग तरीके से इरिगेट करते हैं। अभी इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स देखिए क्या क्या दिए हुए कि वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स, कैनाल्स, लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग रीजन्स में जिस तरीके का वहाँ पर वाटर अवेलेबल है वैसे ही मेथड्स हम लोग यूज़ करते आए हैं फील्ड्स के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, ठीक है। अब कॉमन मेथड क्या यूज़ करना शुरू किया हम लोगों ने, तो वो है पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, मतलब मोटर्स यूज़ करना बड़े बड़े। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या आ चुका है, मतलब अभी जो हम वाटर प्रोवाइड करने तो वाले हैं क्रॉप्स को, लेकिन उसमें अब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की वजह से जो पाइप है वो पूरा राउंड रोटेट होता रहता है, नॉजल रोटेटिंग नॉजल्स होते हैं उसके, और वो पूरे के पूरे फील्ड में एक सफिशिएंट डायामीटर तक जो है वो रोटेट होता है, और जो पूरा का पूरा पानी जो है वो क्रॉप्स को वहाँ से स्प्रिंकल करके मिलता है, जैसे कि रेन के जैसा, ठीक है, बारिश के जैसे होता है। दूसरा है सिस्टम दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। Water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, गार्डन्स एंड ट्रीज़। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होने से बच जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो डायरेक्टली रूट्स के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा बाकी का जो पानी, जैसे कि स्प्रिंकलर मेथड था, स्प्रिंकल सिस्टम था, वहाँ पर पानी जो है वो पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है। लेकिन पूरे फील्ड के अंदर तो हम लोगों ने गैप्स के ऊपर क्रॉप्स ग्रो किए हैं ना, तो इसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी जो है वो बहुत कम वेस्ट होता है। अब कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी तो है, जैसे कि है वीड्स, ठीक है, जो नेचुरली ग्रो होते हैं और वो क्रॉप का जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हम वीडिंग करते हर फील्ड के अंदर, ताकि जो ये वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हुए उनको हटाया जा सके। इसको मैन्युअली किया जाता है, इनको अपरूट किया जाता है, मतलब इनको फील्ड में से उखाड़ दिया जाता है, या फिर उसको कट भी कर देते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ जो है जल्द से जल्द रोकी जा सके। अब ये क्या यूज़ करते हैं, तो खुरपी यूज़ करते हैं जो फार्मर्स है वो, या फिर जो लेबर्स हम लोगों ने फार्म में लगाए हैं उन वो खुरपी यूज़ करके इन वीड्स को कट डाउन करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो क्रॉप को प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ अभी नया भी एक और सिस्टम आ चुका है, दैट इज़ वीडीसाइड्स। जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं वैसे वीडीसाइड्स भी मिलते हैं। हम लोग अगर ये केमिकल्स फार्म के अंदर स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर वीड्स ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब कि ना के बराबर हो जाते हैं, मतलब वीड्स ग्रो ही नहीं होते। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। ऑब्वियसली क्रॉप को जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, मतलब कि उसका ग्रोथ पीरियड जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तब हम करते हैं हार्वेस्टिंग। मतलब कि अगर वीट है तो वीट अगर वीट का जो क्रॉप है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो गया, तब हम हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। अब हार्वेस्टिंग जो है वो पहले मैन्युअली भी की जाती थी, ठीक है, अब हम लोग मशीन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टर। हार्वेस्टर बहुत बड़ी मशीन्स, आपने कभी देखी होगी हार्वेस्टर, या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक एक फ़ोटो दिया हुआ है हार्वेस्टर और थ्रेशर का, आप वो देख सकते हो। थ्रेशिंग क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से जो ग्रीन सीड है उनको सेपरेट करना होता है, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ विनोइंग? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। अब विनोइंग जो है वो बहुत पुराना मेथड भी देखा जा सकता है, कि देखिए जो सीड्स हम लोगों ने सेपरेट किए हैं, ठीक है, उसके अंदर शाफ्ट जो है, मतलब कि जो
उसका छिलका बोला जा सकता है। तो उसको सेपरेट करना इज़ नथिंग बट विनोइंग। विनोइंग हम लोग पुराने मेथड में कैसे करते थे कि ग्रेन्स को जो है एक हाइट से हम लोग उसको नीचे गिराते थे, ताकि जो विंड है वो जो छिलके है जो कि बहुत ही लाइट होते हैं वेट के अंदर, तो वो विंड की वजह से निकल जाए और हमें जो है वो अच्छे सीड्स, क्लीन सीड्स जो है वो एक तरफ जमा हो जाए। ऐसे करते थे हम लोग विनोइंग में। अब देखिए हार्वेस्टिंग अगर कर दी, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज देखते हैं कि स्टोरेज क्या है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. अगर अगर सीड्स के अंदर मॉइस्चर होगा तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मॉइस्चर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सबसे पहले जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद में कुछ दिनों तक हम उन सीड्स को सन में ड्राई करते हैं। सन में ड्राई करने के बाद में फार्मर्स जो है वो मेटालिक बिन्स, टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए मेटालिक बिन्स भी दिए हुए, या फिर जूट बैग्स के अंदर हम लोग उनको भर देते हैं और उसके बाद में उसको बेच देते हैं, या फिर हम लोग ग्रेनरीज में रख देते हैं उनको, ठीक है, ताकि पेस्ट जैसे कि रैट्स या फिर जो इंसेक्ट्स है उनसे बचाया जा सके। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन बोला था, तो एनिमल्स जो है वो एनिमल्स reared एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल्स अगर हम लोग लार्ज स्केल पे रेयर करते हैं, जैसे कि काउज और बफेलोज, ऑब्वियसली इनका मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो जब एनिमल्स को अगर हम लार्ज स्केल पे रेयरिंग करना शुरू करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो देखिए आज हमने इतना सारा टॉपिक्स किए, तो आपको जो भी इस लेसन में पूछना होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच।